मेरा आ रहे हो? मेरा आरिफ, आपको बच्चे आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। तो अच्छा। माइक क्यों नहीं ऑफ कर दिया आप? सर ऑफ ही है। अभी आपने ऑफ किया, पहले तो ऑन था। सर मैंने ऑन ही नहीं किया, ऑफ है। बच्चे, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है, लास्ट टाइम हमने किया था वो जो है CFT हमने पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने ये देखा था कि जब ऑक्टाहेड्रल से हम स्केल प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो उसमें हम एक तो या करते हैं इलोंगेशन है, या दूसरा आपका कौन सा है, कंप्रेशन है। तो इस चीज को जो थ्योरम डील कर रहा है वो आपका जहां टेलर थ्योरम है। इसको आज हमने डिस्कस करना है। ये आपका सिलेबस आउटलाइन है। ये आपके CFT तो एंड होगी, आप MOT है, और सेजविक है, साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उसके बाद है जॉन टेलर थ्योरम। ये चूंकि आपका उसी से आपका CFT के साथ मिलता है टॉपिक, तो इसलिए मैं फिर आज आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ। The tetragonal distortion or illustration of the John Taylor effect हमने पढ़ी थी। उसके अंदर टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, जहां पे हमने क्या किया था कि उसके अंदर जो है वो इलोंगेशन की थी। The fact can be summarized by a statement which predict which complex will undergo distortion. It does not predict the extent of the distortion. क्योंकि ये हमें इतना नहीं ये बताएगा नहीं कि एक्सटेंट कितनी है और डिस्टॉर्शन की। स्टेटमेंट अब हम देखते हैं। इफ द ग्राउंड electronic configuration of a non-linear complex is orbitally degenerate, the complex will distort so as to remove the degeneracy and achieve lower energy. हमने क्या किया कि हमने कहा कि ऑक्टाहेड्रल हमने कॉम्प्लेक्स लिया है, और उस पे अगर हम इलोंगेशन करते हैं या हम क्या करते हैं, कंप्रेशन, तो क्या होगा, वो जो आपका Z का कंपोनेंट है वो इतनी एनर्जी पे चला जाए कि वो स्टेबिलिटी की तरफ हो जाए। ठीक है, यानी कि उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाए। इलोंगेशन का हमने केस देखा, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद कंप्रेशन हमने देखा, वो भी हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज भी हमने यही करना है, यानी कि उसके ऊपर जो आपने स्ट्रेस अप्लाई किया है वो उस स्ट्रेस को रिमूव करे और लोअर एनर्जी की तरफ चला जाए ताकि वो स्टेबल हो जाए। Any non-linear molecular system in a degenerate electronic state will be unstable and will undergo distortion to form a system of lower symmetry and lower energy. Non-linear molecule वो हमने तो लिया ही वही है। Non-linear molecule हमने लिया था octahedral। ठीक हो गया। In a degenerate electronic state will be unstable। क्लियर हो गया कि हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया और उसके बाद ऊपर हमने दो पैरामीटर अप्लाई किए। ठीक है, हमने उसकी डीजनरेसी जो है वो डिस्टर्ब की, एंड विल अंडरगो डिस्टॉर्शन। तो उसमें क्या हुआ कि आपका जो Z कंपोनेंट है वो आपका कहाँ पे चला गया, लोअर एनर्जी की तरफ, यानी कि उस फील्ड से बाहर निकल गया। उसकी सिमेट्री क्या होगी, लोअर, और साथ में एनर्जी क्या होगी आपकी लोअर, एंड देयर बाय रिमूविंग द डीजनरेसी। If the ground electronic configuration of a nonlinear complex is orbitally degenerate and asymmetrically filled, then the complex distorts so as to remove the degeneracy and achieve a lower energy। ये वही बात जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। जी बच्चे, क्लियर हो रहा है? अब इसकी हमने एक्सप्लेनेशन देखनी है। The six coordinated complex in which all the six distances between the ligand electron cloud and the central metal ion are the same are said to be regular या symmetrical octahedral complex। क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पे आपके पास कौन सा ले लिया है,
एक octahedral complex लिया. On the other hand, the 6 coordinated complexes in which the distances are not equal are said to be distorted octahedral complexes. Since their shape is changed, यानी कि distorted, जहां पे हमने elongation की है या compression किया उसकी वो बात कर रहा है. हमने उसे क्या किया कि नॉर्मल ज्योमेट्री से हटा दिया है, डिस्टॉर्ट कर दिया है. दिस फिनोमिनन, द चेंज इन शेप इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. टाइप ऑफ डिस्टॉर्टेड octahedral complexes. Distorted octahedral complexes may be of the following 3 types. Diagonally disturbed octahedral complexes. These are obtained when the distortion of a regular octahedron take place along a two-fold axis. Then दूसरी आपके पास आ जाती है trigonally distorted octahedral complexes in which the distortion take place along a three-fold axis. आपका पिछले वाला कौन सा है? डायगोनली आपका है टू फोल्ड एक्सिस है. ट्राइगोनली डिस्टॉर्टेड आपका कौन सा है? थ्री फोल्ड एक्सिस है. टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ये आपका कौन सा होगा? फोर फोल्ड एक्सिस है. These are also known as tetragonal complexes. These are obtained when the distortion of a regular octahedron take place along a four-fold axis. अब ये आपके पास एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री दी हुई है. ऑक्टाहेड्रल 6 लिगेंड उसके साथ अटैच हैं. A tetragonally distorted complex when two of the ligand have moved farther away from the central atom. अब ये देखें कि ये जो आपका Z का कंपोनेंट है, ये रेड कलर का आपका क्या है? ये हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि जो आपका अलोंग Z एक्सिस लिगेंड था उसको हमने इलोंगेशन की तरफ किया. ये देखें एक्चुअल ज्योमेट्री, ये जो नीचे ब्लैक है ना, यहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हमने इलोंगेशन की तरफ उसको लेके जाना स्टार्ट कर दिया. यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्चुअल आपका मॉलिक्यूल ये है, लेकिन हमने उसको कर यहाँ पे दिया कि उसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया यहाँ पे. हाउ टू गेट टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस, हम कैसे उसको लेंगे? टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस में बी ऑब्टेन्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू वेज. कौन सा? इलोंगेशन है या कंप्रेशन है? फर्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इलोंगेशन. If the two trans ligand link on the z-axis in an octahedron are moved away from the central metal cation so that their distance from the metal cation is slightly greater than it is for the other four ligand link on the xy plane, we get a tetragonal structure. कि ये आपके है ना x और y, हमने ये बात की थी. तो हमने क्या कहा कि ये जो आपका है, जो z पे है, इसको आप इलोंगेशन की तरफ ले जाएं. ठीक हो गया? ये तो एक्स वाई प्लेन आपका आ रहा है, तो ये जो जी पे आपका है इसको आप इलोंगेशन की तरफ लेके जाएं. जब इलोंगेशन की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपकी रेगुलर जो ज्योमेट्री थी यहाँ पे वो डिस्टर्ब होगी. और हमने ये दो लिगेंड जो है इतने दूर ले गया कि वो आपके फील्ड से बाहर ही चले गया. तो आपकी ज्योमेट्री कौन सी आ गई? टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ गया. क्वाइट ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर हैज टू लॉन्ग बॉन्ड. ये जो आपके लॉन्ग दिस और ये जो चार हैं, ये आपके कौन से आ जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे. अलोंग द z एक्सिस एंड 4 शॉर्ट बॉन्ड इन xy प्लेन. क्लास क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. ओके जी, अब हम इसकी ना ये एग्जांपल देखते हैं. It has been shown that in tetraamine of copper ion in aqueous solution, ये आपके पास complex है. Two water molecules are at larger distance from the central copper ion than the 4 coplanar ammonia molecule and consequently the complex has a tetragonal shape. के इसमें ये जो आपके दो हैं वाटर, इसके ये आपके Z पे हैं और हमने इसे क्या कर दिया है? हमने इसे क्या किया है कि ये जो आपके हैं, ये दो जो आपके कंपोनेंट हैं, ये Z की तरफ हैं और ये ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर हैं, यानी कि मेटल के ऊपर इनका जो डिस्टेंस है मेटल की तरफ वो ज्यादा है.
ठीक हो गया। मॉलिक्यूल एंड कंसिक्वेंटली द कॉम्प्लेक्स हैज अ टेट्रागोनल शेप। क्लियर होगी बात। The two water molecules are in a plane at right angles so to that containing copper ion and four ammonium molecules which are at right angle are at equal distances from the copper ion। ये आपको पता है कि जो आपकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है, तो टेट्राहीड्रल के जो 4 आपके पास जो ग्रुप हैं, लाइक यहाँ पे उसने जो वाटर की अमोनिया की बात की है, तो अमोनिया आपके या अमाइन हम यहाँ कहें तो अमाइन जो है आपके एक ही प्लेन के अंदर हैं, तो उनका डिस्टेंस सेम होगा। लाइक दिस, ये अभी मैं ड्रा कर देता हूँ कि ये आपके जो हैं ये चार बॉन्ड जो है ना आपके सेम है। अब एक आपका जो वो कह रहा है कि यहाँ पे आपका ये मेटल है, तो ये एक आपका वाटर यहाँ पे और एक यहाँ पे है, ये जो डिस्टेंस है ये डिफरेंट है। ये आपके पास एक, इसी तरह आपका ये 2 होगा, ये 3 होगा और ये 4 जो है, ये जो 4 हैं ये इनका डिस्टेंस आपका सेम है, इनका डिस्टेंस डिफरेंट है। ये इलोंगेटेड है, अलोंग जी कंपोनेंट जो है आपका वाटर जो है वो इलोंगेटेड पोजीशन के ऊपर है, यानी कि वो मेटल से ज्यादा डिस्टेंस के ऊपर है। तो इस तरह की जो शेप है जो रेगुलर से हट जाएगी उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टॉर्टेड। लो स्पिन ऑक्टाइडल complex of nickel platinum palladium platinum undergo strong distortion and assumes k-planar geometry in which the 2 ligands along the z-axis are at larger distance and 4 ligands in the xy plane are at shorter distance from the metal। बात समझ आ गई। ये एग्जांपल उसने दी है M3 diars2 I2 is an example of such complex। ये भी हम देखते हैं एग्जांपल आगे। इसी तरह अब आगे उसने ये एग्जांपल दी है, इन कॉपर chloride each copper ion is surrounded by 6 chloride, 4 are at a distance of 2.3 angstrom and the other 2 are at 2.95। क्लियर हो गया कि कितना इसमें और इसमें डिफरेंस आ रहा है, 0.65 का। इसी तरह अब आगे आपकी ये एग्जांपल है कि ये कॉपर फ्लोराइड का जो है, इसमें आपका 4 फ्लोराइड है, एक 1.93 के डिस्टेंस पे और 2 फ्लोराइड आपके कितने हैं, 2.27। तो ये देखें कि जो नॉर्मल डिस्टेंस है, नॉर्मल हमारे पास डिस्टेंस था 1.93, अब ये यहां से हट के आपके पास कितने पे चले गया, 2.97 पे। अब हमने करनी है कंप्रेशन। कंप्रेशन पे क्या है कि आपने ऊपर और नीचे से पकड़ के इसको दबा देना है। If the two trans ligands located at the z-axis are brought near the central metal cation so that their distance from the metal cation is smaller than it is for the other 4 ligands in the xy plane, we again get a tetragonal structure। दोनों केसेस के अंदर एक ही आपका है कि आपने उसको कंप्रेस करना है या इलोंगेशन की तरफ करना है। कंप्रेस करेंगे तो आपके जो डिस्टेंसेस कम हो जाएंगे और अगर इलोंगेशन करेंगे तो आपके डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ये एग्जांपल आपके पास दी हुई है। अच्छा जी, दिस स्ट्रक्चर has 2 short bond along the z axis and 4 bond along xy plane। एग्जांपल आपके पास ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ठीक हो गया। द कॉपर आयन हैज 2 fluoride ion at 1.95 distance and 4 at 2.08। क्लियर हो गया कि यहाँ से 6 फ्लोराइड है, 2 का डिस्टेंस और है, बाकी 4 का डिस्टेंस और है। अब इसमें आप देख लें तो यहाँ पे आपका फ्लोराइड का डिस्टेंस एक का इतना है और दूसरे का इतना है। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। ये मैंने आपको पहले भी डायग्राम दिखाई है। ये आपका है डायर्स 1,2 बेस डाई मिथाइल आर्सिनोबेंजीन इसे कहते हैं। ये स्ट्रक्चर है आपका। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, डायर्स इज प्रिपेयर बाय द रिएक्शन ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड सोडियम डाई मिथाइल आर्सेनाइड के रिएक्शन से ये कॉम्प्लेक्स आपके पास आएगा। कलरलेस है, ऑक्सीजन कन्वर्ट डाइएस्ट होता डाई ऑक्साइड। अब दोबारा हम वही देखते हैं जरा
हमने पहले एक जनरल सा देखा, अब ये इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं दोबारा। इन 1937 the John Taylor put forward a theorem known as John Taylor theorem, which can explain why certain six coordinated complex undergo distortion to assume distorted octahedral mean tetragonal geometry. That principle state that if a system has unequal populated degenerate orbital, the system will distort to remove the degeneracy. मतलब कि उसके अंदर थोड़ी बहुत अगर स्ट्रेन है तो वो उसको डिस्टर्ब करेगा, उस स्टेबल सिस्टम को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। When the degeneracy is removed, क्लियर, यानी कि जो उसके ऊपर स्ट्रेन है वो आपने रिमूव किया, द स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी विल बी more fully populated. The state of lower energy will be more fully populated. जाहिर है कि जब आपका मॉलिक्यूल जब उसके अंदर से स्ट्रेन रिमूव होगी तो वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, और स्टेबिलिटी पे वो कहता है कि आपका मॉलिक्यूल फुल्ली पॉपुलेटेड होगा। This theorem states that any nonlinear molecular system possessing degenerate electronic state will be unstable and will undergo distortion to form a system of lower energy and lower symmetry, and thus will get and thus will remove degeneracy. बात समझ आ गई यहाँ तक? If the undistorted configuration has a center of symmetry, the distorted equilibrium configuration must have 1, 2. Important, it should be noted that John Taylor theorem only predicts the occurrence of a distortion. It does not predict its nature for its magnitude. यानी कि जस्ट उसने बताया कि यहाँ पे आपका जो ये जो जॉन टेलर थ्योरम है उसने जस्ट हमें डिस्टॉर्शन के बारे में बताया है, बाकी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में उसने हमें कुछ आइडिया नहीं दिया। अब हमने ये स्प्लिटिंग पहले भी देखी हुई है। कॉपर 2 इन रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन इन्वायरमेंट, ये आपको पता है कि ये आपके पास कौन सा होता है, ये आपके पास कॉपर है ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 9 है ना, D9 सिस्टम है। तो D9 के अंदर आपको पता है कि ये 3 यहाँ पे चले गए, फिर तो ऊपर और एक ये आ जाएगा आपका। और इन केस ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, जो कि आपकी कौन सी है जी, कौन सी होगी? ये इलोंगेशन वाली है ना, कि जी का कंपोनेंट नीचे की तरफ आ गया आपका, तो ये देखें कि जी नीचे की तरफ आ जाएगा और एक्स आपका क्या हो गया? ऊपर की तरफ चला गया। ये क्लियर हो गया कि एक्स वाई कंपोनेंट ऊपर है और जी कंपोनेंट आपका नीचे आ जाएगा। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल T2G एंड EG ऑर्बिटल। सर कुछ स्टूडेंट का ज्वाइन नहीं हो रहा, काइंडली उनको एडमिट कर दें। बेटा मैंने आप लोगों को कितनी दफा कहा है कि आप लोग ना अपने यूनिवर्सिटी की आईडी से जो ना वो गूगल पे ज्वाइन किया करें। देखो सर ज्वाइनिंग हो रहा है, लेकिन वो बस आपकी एडमिशन की जरूरत है। सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल T2G एंड EG ऑर्बिटल। अच्छा, अब ये हमने यहाँ पे देखना है, ये अगर हम देखें ना तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल T2G ऑर्बिटल जरा थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं कि ये आपके पास T2G ऑर्बिटल है, तो अगर ये T2G के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं जी? 3 होते हैं ना। अगर उनके अंदर किसी के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तो सारे एक जैसा बिहेव करेंगे, मतलब सिमेट्रिकल। या सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो सिमेट्रिकली बिहेव करता है। या फिर क्या हो जाए आपके पास कि उनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन सब के अंदर आ जाएं, यानी कि एक जैसा जब वो बिहेवियर शो करेंगे तो हम उसे कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल है। बात समझ आ गई कि या तो कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, या तीनों के अंदर एक एक हो जाए, या तीनों के अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। और अनसिमेट्रिकल होता है कि जब उनके अंदर इक्वलिटी नहीं रही, या एक हो जाए या दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर भी एक आपके पास बच जाएगा, या 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए कि एक के अंदर पेड इलेक्ट्रॉन बाकी दो के अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, या 5 हो जाए आपके पास। ठीक है, 5 के अंदर भी क्या हो गया, ये T2G की बात हो रही है, तो 5 के अंदर भी क्या हो गया कि 2 के अंदर आपके पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एक के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात हो रही है। इसी तरह EG ऑर्बिटल की हम बात करते हैं,
तो Eg ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होगा जब उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो या दोनों के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो। अनसिमेट्रिकल आपका क्या होगा कि या उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो या उसमें आपके कितने हो जाए, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो Eg ऑर्बिटल है, और Eg ऑर्बिटल आपके कितने हैं, 2 हैं। तो एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और एक के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, अनसिमेट्रिकल होगा। या Eg2 आपके पास केस आ जाए, होता तो Eg2 ही है ना, तो ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाए। अब 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो अगर हम हाई स्पिन की बात करें तो हाई स्पिन के केस में आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना, वो जो इस केस के अंदर आपका एक्स वाई और वाई जी ऊपर होगा, ठीक हो गया। और हाई स्पिन के अंदर आपको पता है कि नीचे एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो फिर उसके बाद ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि इस केस के अंदर हाई स्पिन के अंदर सारे ही आपके ऑर्बिटल ऑलमोस्ट डीजनरेट होते हैं, सबकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। और लो स्पिन, इसीलिए तो हमने कहा कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों एक इसमें जाएगा और एक इसमें, यानी कि एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जाएगा और एक आपका कहां पे जाएगा, जी के अंदर। और अगर हम देखें अनसिमेट्रिकल का केस इन लो स्पिन, तो लो स्पिन आपको पता है कि डेल्टा ज्यादा होता है। 3 इलेक्ट्रॉन आए हाई स्पिन के अंदर, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया। लो स्पिन के अंदर जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो आपका कहां पे जाएगा जी, कहां पे जाएगा, T2G के अंदर आ जाएगा ना। तो इस केस के अंदर आपका यानी कि लो स्पिन जहां पे आपका डेल्टा ज्यादा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके या तो किस इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर कोई नहीं होगा या जी स्क्वायर के अंदर दोनों हो जाएंगे, क्लियर है। ये आपका अनसिमेट्रिकल का केस होगा। और अगर सिमेट्रिकल है यानी कि लो स्पिन हाई स्पिन है तो हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये बात समझ आ गई, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। अब इसी प्रिंसिपल को अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। Condition for the prediction of distortion in octahedral complexes. There are following condition for John Taylor distortion in octahedral complexes. No John Taylor distortion, कि कोई distortion ना हो, slight John Taylor distortion हो या strong John Taylor distortion हो। इनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं। ये अब आप देखिए यहाँ पे ये है, हमने अभी जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल देख लिया वो आपने माइंड में रखने हैं, ठीक हो गया। ये जरा मैं स्क्रीन फुल करता हूं। ये अब आप देखें तो इसमें हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मीन लिगेंड आपका कौन सा है, वीक है। तो D0 है तो मतलब के T2G के अंदर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और Eg के अंदर भी इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है आपका, तो नो डिस्टॉर्शन, ठीक है। और लो स्पिन के केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन ही कोई नहीं है तो दोनों सिमेट्रिकल आपके पास हो जाएंगे, ठीक है, नो डिस्टॉर्शन। अब हम D1 सिस्टम की बात करते हैं। D1 के सिस्टम की बात की हमने हाई स्पिन के अंदर, तो नीचे वाले के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इधर भी आपका लो स्पिन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक हो गया। T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। मेरा ख्याल है कि इसको मैं ना साथ ड्रा भी कर दूं कि इस तरह समझ आ जाएगी आप लोगों को। ड्रा कर दें। ड्रा कर देता सर कर मैं ड्रा कर देता हूँ, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये मैं इस साइड पे हाई स्पिन कर रहा हूँ और इस साइड पे मैं आपका लो स्पिन कर रहा हूँ। अब हाई स्पिन के अंदर आपको पता है कि इनके अंदर डिस्टेंस कम होता है, लो स्पिन के अंदर आपको पता है कि इनके अंदर डिस्टेंस ज्यादा है। अब हमने बात करनी है जब आपका एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि T2G के अंदर आएगा हाई स्पिन के अंदर, लो स्पिन के अंदर भी T2G के अंदर आएगा। ये देखें कि ये एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। आप देखें कि ये जो आपका जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आया है इसका बिहेवियर और होगा, बाकी 2 ऑर्बिटल तो आपके खाली, उनका बिहेवियर और होगा। तो ये जो आपके पास ऊपर वाले ये वाले जो 2 हैं ये तो हो गया सिमेट्रिकल, क्योंकि इनका बिहेवियर ही सेम है, दोनों का एक जैसा है, ठीक हो गया। इनके अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं।
यहाँ पे भी दोनों का बिहेवियर सेम है, तो ये सिमेट्रिकल है। बट यहाँ पे आपका क्या केस आ रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका बिहेवियर और होगा, इसका और होगा, इसी तरह इसका और है और इसका और बिहेवियर होगा, तो ये आपका क्या होगा, अनसिमेट्रिकल बिहेव करेगा, और इसी तरह ये आपका अनसिमेट्रिकल बिहेव करेगा। बात समझ आ गई? अगर अब इसके अंदर Yes, D2 सिस्टम है, सेम यही, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ, ये फिर सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल, ये आपका अनसिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल। अब एक और इलेक्ट्रॉन आता है, D3 का सिस्टम आ जाता है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सेम, ये सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल, और ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल, ये भी आपका अनसिमेट्रिकल से सिमेट्रिकल हो जाएगा, क्योंकि तीनों अब एक जैसा बिहेव कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेके आता हूं, जब एक और इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा तो क्या होगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इस केस में यहां पे चला गया, इस केस में वो यहां पे चला गया, यहां पे फिर जो सिमेट्रिकल था वो अनसिमेट्रिकल में आ गया, और ये तो आपका था ही ऑलरेडी सिमेट्रिकल, तो ये अब सिमेट्रिकल हो गया। यहां पे आपका जो है ये एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ पे एक पेयर हो गया, और ये दो सिंगल सिंगल हैं, मतलब आपका ये पहले बन गया था सिमेट्रिकल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल आ जाएगा। ये आपका सिमेट्रिकल ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं यहाँ पे गया। अब 4 के बाद 5 एक यहाँ पे आ गया और इसमें यहाँ पे आ गया। अब ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, क्योंकि हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका फिर उसी तरह रहेगा अनसिमेट्रिकल और ये सिमेट्रिकल। अगला इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया। अब ये जो 6 के केस में क्या होगा कि ये जो सिमेट्रिकल था ये अनसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब आपका हो गया, नीचे आके कितने हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन और ऊपर 2 है, ये सिमेट्रिकल हो गया और ये आपका अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे अब आप देखें कि यही जो आपका है T2G ये सिमेट्रिकल हो गया और ऊपर वाला भी सिमेट्रिकल हो गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन हम लेके आते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये यहाँ पे आ गया और अगला इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चला गया। ये आपका सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अभी इस केस के अंदर देखें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आपका आ गया, यानी कि सिमेट्री से अनसिमेट्रिकल आ गया और ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। D6 के बाद 7 हम बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आ गया। ये जब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये सारे के सारे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, हर एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जी, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हर एक के अंदर, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। और इसके अंदर एक और एक यहाँ पे है, तो यानी कि ये पूरा सिस्टम आपका सिमेट्रिकल हो गया। और यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया ना, ये 8 का केस चल रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हर एक के अंदर नीचे आ गए, तो ये आपका सिमेट्रिकल। ऊपर हम बात करें तो हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी सिमेट्रिकल आपका हो गया। क्लियर क्लास? अब आगे D9 सिस्टम हम करते हैं, तो D9 सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे चला गया, ये नीचे का वाला सिमेट्रिकल है, इसमें भी ये सिमेट्रिकल है और ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। D10 की बात करें तो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, सिमेट्रिकल हो जाएंगे। बात क्लियर होगी? ये यही टेबल जो है ना आपको ये सारा एक्सप्लेन कर रहा है। सर D8 दोबारा समझा दें जरा। D8 के अंदर आपका ये होगा ना कि D8 है, ये आपका हाई स्पिन है, ये आपका लो स्पिन है, ये आपके 3 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल, ये आपके 3 और ये 2। अब हर एक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आपने डाला, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल। इधर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सेम बिहेवियर शो कर रही हैं और ये भी सेम बिहेवियर, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल। क्लियर होगी बात, समझ आ गई?
अब ये देख लें आप, ये सारा लिखा हुआ है सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, ठीक हो गया। अब इसमें थोड़ा सा आपने ये देखना है कि जो आपका लो स्पिन का कॉम्प्लेक्स है, जो डी आपका 10 D8 का सिस्टम है, ठीक हो गया। इसमें अब आप देखें, अच्छा जहां पे आपका अनइक्वल का केस होगा ना, ये देखें कि यहाँ पे उसने कहा कि नो डिस्टॉर्शन, स्लाइट डिस्टॉर्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है। सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल जहां पे होगा ना, वहां पे आपकी डिस्टॉर्शन होगी, ठीक हो गया, समझ आ गई ये बात। जहां पे सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का केस होगा ना, वहां पे डिस्टॉर्शन होगी। अच्छा थोड़ी सी मैं गलती कर गया हूं, एक मिनट। अच्छा गलती में ये कर गया हूं कि ये अब आप यहाँ पे पीछे हम देखें ना, तो ये जो लो स्पिन का केस हमने डिस्कस किया था ना, तो हमने कहा था कि दो इलेक्ट्रॉन आपके जी के अंदर जाएंगे, आपका जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला वो एम्प्टी होगा और ये अनसिमेट्रिकल है। मैं यहाँ पे आपको ना दो इलेक्ट्रॉन शो कर गया हूँ, एक मिनट, ये गलती हुई है मेरे से। ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे नहीं जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल, और ये सिमेट्रिकल है। यहाँ पे ये जो केस है आपका, जहां पे ये आपके क्या है, सिमेट्रिकल और ये अनसिमेट्रिकल है, क्लियर हो गया। तो इसके अंदर आपकी डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होगी, ये इतनी डिस्टॉर्शन इसके अंदर आपकी होगी कि ये जो है ना आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री की तरफ चला जाएगा। जहां पे आपका सिमेट्रिकल और साथ में आपका अनसिमेट्रिकल होगा, वहां पे आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्शन होगी। जहां पे आपके दोनों सिमेट्रिकल हैं, आपकी कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, क्लियर है। इस टेबल को आप जरा गौर से देख लें, ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई कि ये देखें, ये आपका सिमेट्रिकल है, नो डिस्टॉर्शन। अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल स्लाइट डिस्टॉर्शन, क्लियर। फिर इसी तरह आपकी ये स्लाइट डिस्टॉर्शन है, नो डिस्टॉर्शन, क्योंकि ये एक जैसा, ये भी सिमेट्रिकल हो गया, ये भी सिमेट्रिकल हो गया। स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन, अब जब उसके अंदर आपका T2G EG के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन आपकी है, ठीक हो गया बात। ये वाला केस देखें ना, ये वाला केस आपका स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है। इस केस को जहां पे D4 है आपका हाई स्पिन का, और यहाँ पे आपका है 8 का, ये देखें, ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है और ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है आपकी, क्लियर हो गया, समझ आ गई ये बात कि जहां पे दोनों अनइक्वल हो जाएंगे, दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो अनइक्वल हो जाएं, तो फिर आपकी स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन है। समझ आ गई ये बात, क्लियर हो गया क्लास। यस ये सर। है आपकी यही जो बात कि नो जेटी यानी जोहन टेलर डिस्टॉर्शन, मैंने आपको कंडीशन सारी बता दी। ये आप देखें ना कि ये लिखा हुआ है D0, D3, D5, 8 और 10, ये आपके इसके अंदर कोई जो है वो डिस्टॉर्शन नहीं है, क्योंकि इसमें आपका ये वाला केस फॉलो हो रहा है, सिमेट्रिकल नो डिस्टॉर्शन। अब इसी तरह अगर आप देखें तो साथ में आपने देख लेना कि हाई स्पिन का कौन सा होगा और उसमें लो स्पिन का कौन सा होगा, टेबल में देख लें, ये उसी टेबल को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। स्लाइट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपकी क्या होगा कि T2G अनसिमेट्रिकल हो, तो स्लाइट डिस्टॉर्शन आपकी है। और अगर आपका ये जो है EG अनसिमेट्रिकल है, तो आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन। और डिस्टॉर्शन आपकी दोनों के अंदर होगी, जहां पे अनसिमेट्रिकल का केस हो, चाहे EG का हो या T2G का हो। और स्ट्रॉन्ग आपकी कब होगी, जब आपका जो है EG जो है वो अनसिमेट्रिकल होगा, ठीक है, इन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो समरी ऑफ द कंडीशन फॉर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यही है कि आपके अगर सिमेट्रिकल आ जाएंगे तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल आपका T2G आ गया तो स्लाइट डिस्टॉर्शन, और अगर अनसिमेट्रिकल आपका हो गया
Eg जो है इन केस ऑफ लो स्पिन तो वहां पे आके स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन होगी। बात समझ आ गई यहां तक क्लास? बच्चे आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है, समझ आ गई है। यस समझ सर। आ गई? यस सर। यस सर। सर ये भी सीएफटी का हिस्सा है, ये जो जेटी डिस्टॉर्शन है, ये क्या ट्विस्टेड चीज है? फिल्म थ्योरी का, ये जो सीएफ, ये भी सीएफटी का हिस्सा है, जेटी डिस्टॉर्शन बेटा इस वही थ्योरी तो का हिस्सा है। मैं देखे ना, हमने वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं, T2G और EG, ये उसी का टॉपिक है आगे फर्दर ना, उसी का ही। ठीक है। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक उसके अंदर डिस्कस नहीं किया था कि स्क्वायर प्लेन टेट्राइडेसिस स्क्वायर प्लेनर की तरफ हम गए थे और सबलेटिंग डिस्कस की थी। जी सर, ये आपने जो अपलोड किए हुए हैं पीडीएफ फाइल में हमारी जीसीआर उसमें में, वो नहीं है, मैंने कल उसको, उसमें नहीं है, उसमें उसमें नहीं है। उसमें नहीं है। ये भी मैं ठीक है, अपलोड करता हूँ ठहर के। ठीक है। ये मुझे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन थी और मैं टाइम नहीं लगा, मैं देख नहीं सका कि मैंने एक और जगह पे भी ये फाइल रखी हुई है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की, तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये वाली है लास्ट मेरी जो अपडेटेड फाइल है कि वो वाली है। बस ये मैंने देख के ना तो फिर अपलोड कर देनी है। मुझे लग रहा है कि ये वाली आपकी अपडेटेड फाइल है। चले, एनी हाउ, हाई स्पिन ऑक्टाइड complexes of D4 and have any of the following configuration। हाई स्पिन अब आपके जेन में आएगा तो फौरन बात आनी चाहिए कि दोनों के दरमियान जो T2G और EG के अंदर डिस्टेंस कम होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना क्लास? यस सर। यस सर। जब दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कम है तो T2G के अंदर तो अंडरस्टूड है कि 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक कंडीशन हमारी ये आ गई। दूसरा ये कि या वो जी स्केयर के अंदर जाएगा या एक्स स्केयर वाई स्केयर के अंदर इलेक्ट्रॉन जाता है। हम दो कंडीशन ड्रा कर लेते हैं। हम कहते हैं कि एक कंडीशन वो है जिसमें T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और जी स्केयर के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है, एक्स स्केयर वाई स्केयर आपका एम्प्टी रहता है। दूसरी कंडीशन ये है कि हम कहते हैं कि T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन जैसे इसके अंदर थे, क्योंकि उसमें आने ही दो हैं और 3 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे हमने कहा था कि जी स्क्वायर के अंदर हमने 1 इलेक्ट्रॉन रखा था, इसमें हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर है। व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन जी स्क्वायर ऑर्बिटल एंड द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इज एम्प्टी, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है, cation anion interaction along the z-axis is less than that along the x and y-axis, leading to a larger interonic distance along the z-axis and hence to a tetragonal structure। Clear हो गया? Leading to a larger interonic distance along the z-axis and hence to a tetragonal structure। बात समझ आ गई कि जब आपका z के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, रिपल्शन आ गई ना वहां पे जी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आने से। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कॉपर आयन D9 आयन जो आपका है, such as aqueous solution of copperamine in which the tetragonal distortion is so marked that escape planar complex result। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? दिस आयन हैज अ कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी? T2G के अंदर आपके कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, EG के अंदर 3 in both the field। Evidently in this ion the two possible arrangement of electron in T2G and EG orbital are possible। क्लियर हो गया? यानी कि या कॉन्फ़िगरेशन आपकी ये जो T2G के अंदर तो 6 आ गए ना, और EG के अंदर आपके कौन से हैं कि यहाँ पे उसने कहा जी स्क्वायर के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन चले गया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर 1 आ गया, या एक्स के जी स्क्वायर के अंदर जो है ना, या फिर आपका ये होगा कि यहाँ पे तो ये तो 6 ही आने हैं, जी के अंदर 1 आ गया और दूसरा एक्स वाई के अंदर आपका कौन सा आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ये चेंज करके उसने दिखाई है। सिंस इन बोथ द कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने डिस्कस करना है। हमने ये 2 केस ड्रा किए हैं कि या आपका ये स्ट्रक्चर हो सकता है या ये हो सकता है। हम पहले ये वाला ले रहे हैं, ठीक हो गया? तो ये हमने कहा कि कॉन्फ़िगरेशन अब 2 हो सकती हैं इसके केस के अंदर, ठीक है? D9 का केस है। D9 आप देख लें कि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है दोनों के अंदर, बस एक दफा हमने यहाँ पे जी के अंदर 2 रख दी हैं और एक दफा हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर 2 रख दी हैं। सिंस इन बोथ द कॉन्फ़िगरेशन दिस एंड दिस T2G ऑर्बिटल आर कंप्लीटली फिल्ड, asymmetry यानी कि डिस्टॉर्शन इज कॉज्ड बाय द इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ EG ऑर्बिटल।
Eg के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये आपका ये भी सिमेट्रिकल हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये अनसिमेट्रिकल है। क्लियर हो गया? क्योंकि डिस्टॉर्शन फिर इसकी वजह से आपकी आ रही है, इसकी वजह से नहीं हो रही। अब कॉन्फ़िगरेशन 1 हम देखते हैं, ये अब आपके पास यही कॉन्फ़िगरेशन है। Distortion arises mainly from the repulsion of ligand by the electron occupying Eg orbital। ठीक हो गया? समझ आ गई ये बेटा बात कि डिस्टॉर्शन आपकी कौन सी है कि जो लिगेंड आ रहे हैं ना, ठीक हो गया, बाय लिगेंड फ्रॉम द रिपल्शन ऑफ लिगेंड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग Eg orbital। If we consider configuration 1, namely this, the Z square orbital which is completely filled and point at the ligand on the Z axis offer greater shielding of the copper nucleus than the half filled x square y square orbital which points toward the ligand in the xy plane। Clear हो गया? Thus the ligand on the x and y axis experiences a higher effective nuclear charge, while those on the z axis experience a lower effective nuclear charge, क्योंकि उसके अंदर तो 2 ऑलरेडी है ना। Consequently, the ligand on the x and y axis are drawn in closer to the copper nucleus, and those on the z axis move further out. We thus observe that 4 shorter and 2 longer bond, the ligand L6 and L5 existing along the z-axis, would be at a greater distance from the central metal ion, and the remaining 4 coplanar ligand, clear हो गया, would be at a shorter distance from copper ion। वो इस डायग्राम की बात कर रहा है कि आपके पास उसने कहा कि यहाँ पे डिस्टॉर्शन है आपकी यहाँ पे, तो क्या हुआ कि ये जो आपके प्लेन के अंदर हैं, ये जो 4 लिगेंड है L1, L2, L3, L4 जो हैं, ये चारों के चारों जो है ना वो एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर होंगे। ठीक हो गया? एक्स वाई प्लेन हैविंग 4 शॉर्टर बॉन्ड, इनके अंदर चूंकि रिपल्शन नहीं है ना तो ये एक जैसे डिस्टेंस के ऊपर होंगे। लेकिन ये जो L5 और L6 हैं, Z एक्सिस हैविंग 2 लॉन्ग बॉन्ड, चूंकि इनमें रिपल्शन आ रही है तो ये फिर एक दूसरे से हटेंगे तो इनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि L6 और L5 जो हैं इनका डिस्टेंस आपका क्या होगा? सेम होगा, और बाकी ये जो 4 हैं इनका डिस्टेंस आपका क्या होगा? सेम होगा। लेकिन ये वाला जो आपका L5 और L6 जो है, ये डिस्टेंस आपका बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस एंड दिस। क्लियर हो गया? बात समझ आ गई? Ligand L5 and 6 are trans ligand, while the ligand L1, 2, 3 and 4 are equatorial ligand। equatorial ligand के वो सेम उसी के अंदर आपके आ रहे हैं। बात समझ आ गई क्लास? अब हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जिसमें हमने कहा कि x स्क्वायर y स्क्वायर के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाए और z के अंदर आपका एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। If on the other hand we consider configuration 2, we shall expect an exactly opposite distortion। एग्जैक्टली अपोजिट डिस्टॉर्शन ये देखें कि आपका क्या हो गया कि एक्स वाई प्लेन हैविंग 4 लॉन्ग बॉन्ड, कि ये जो है आपका क्या हो गया? ये नीचे की तरफ आ गए, और ये जो बॉन्ड थे आपके ये डिस्टेंस के अंदर बढ़ गए। ये वो आप कह लें कंप्रेशन वाला केस यहाँ पे ले आए माइंड के अंदर। जब कंप्रेशन आपने की तो ये बॉन्ड ज्यादा डिस्टेंस पे चले गया और ये कम पे चले गया। ठीक है? We shall expect an exactly opposite distortion। The ligand in the XY would move, and those on the Z axis would move out in from their equilibrium position in the hypothetical regular octaordinate, and we would expect 2 short bond and 4 long bond। बात समझ आ गई? ये जो उसने यहाँ पे ड्रा कर दे कि ये चारों एक जितने हो जाएंगे, ये 2 एक जैसे हो जाएंगे, होंगे वही आपके चारों एक जैसे होंगे। ठीक हो गया? या वो शॉर्ट हो जाएंगे या वो लॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो आपके चारों ये लॉन्ग हो रहे हैं, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। यही आपका ये इसमें दिखाया हुआ है। कंक्लूजन हम अगर इसका निकालें तो हाउ then to decide which of the 2 possible octahedral distortion configuration
यानी कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन 1 है या 2 है, would yield the more stable complex. CFT offer no way of deciding it. ठीक है, कि CFT ने इसको फिर एक्सप्लेन नहीं किया. Experimental result however show that it is octahedral distortion configuration 1, namely जिसके अंदर आपका Z के अंदर 2 कंपोनेंट थे और XY के अंदर आपका एक है, with 2 long and 4 short bond which is more stable. अब देख लें कि जो 2 की जो आपकी एनर्जी है जो लॉन्गेशन की तरफ गए हैं और जो 4 है उनकी एनर्जी का कंपैरिजन करें तो 4 जो है वो मोर स्टेबल इस पोजीशन के अंदर हैं. ठीक हो गया. और चूंकि वो जो 2 लॉन्गेशन की तरफ गए ना वो आउट ऑफ फील्ड हो गए आपके, और दूसरी साइड पे अगर हम देखें ना तो 2 हमने कंप्रेस किए हैं, वो आउट ऑफ फील्ड नहीं किए. जैसे ही आप उसके ऊपर से स्ट्रेन थोड़ा सा रिमूव करेंगे तो जो 4 बॉन्ड जिनको हमने इलोंगेशन की तरफ किया हुआ है, रिपल्शन से वो इलोंगेशन की तरफ गए हैं, तो जैसे वो स्ट्रेन रिमूव होगा तो वो पास आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ फील्ड चले जाएंगे. क्लियर? There is no hypothetical explanation for the instability of the structure corresponding to configuration 2, namely this having 4 long and 2 short bond. बात समझ आ गई? How the d orbital energy level change in copper D9 ion with the regular octahedron. ये वही बात अभी जो हमने की है, ये एनर्जी के लिहाज से भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा, मेरी बात सुने क्लास, बेटा नमाज पढ़ लें. क्लास आवाज आ रही है आप लोगों को? यस जी सर. सर. यस यस सर. सर। बेटा जी सर, आवाज आ रही है. हाँ, मैं रिकॉर्डिंग यहीं पे एक दफा ऑफ करने लगा हूँ, आप लोग भी नमाज पढ़ लें. तो मैं इसको ना 5:30 पे स्टार्ट करता हूँ. ओके सर. लिंक ओके सर. लिंक यहीं रहेगा आपका, यहीं से हम ज्वाइन करेंगे. इसको ऑन रहने दें, आप लोग नमाज पढ़ लें, मैं भी नमाज पढ़ने लगा हूँ, तो फिर इसको यहीं से स्टार्ट करते हैं. ओके ओके सर.